वहीं इस बीच बिहार के मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है। नोटिस में निर्मला देवी को 16 अगस्त शाम 5 बजे तक जवाब देने के लिए कह दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि निर्मला देवी और उनके दोनों देवरों के एक ही विधानसभा सीट पर 2-2 ईपीआईसी नंबर से वोटर कार्ड बने हुए हैं। अब इस बीच माना यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव की ओर से मामले को उठाए जाने के तुरंत बाद भी चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है और फिर नोटिस भी दे दिया, जवाब भी मांग लिया। तेजस्वी यादव ने आज सुबह बताया था कि निर्मला देवी मुजफ्फरपुर में बीजेपी की बड़ी नेता हैं, जो शायद इस बार बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं। उन्होंने कहा था कि एक ही विधानसभा क्षेत्र में इनकी 2-2 एपिक आईडी है। दोनों ईपीआईसी आईडी में उम्र भी अलग अलग है। तेजस्वी ने बताया कि निर्मला देवी के साथ में उनके 2 देवर भी हैं, उनके भी ऐसे ही 2 आईडी कार्ड हैं। उन्होंने बताया कि बूथ नंबर 257 निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरपुर पर निर्मला देवी और उनके दोनों देवरों के जो वोटर आईडी हैं वो बने हुए हैं। दूसरा बूथ नंबर है 153 निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरपुर में। इन तीनों का 2-2 बार यानी कि 2-2 नंबर से वोटर आईडी बना हुआ है। बूथ नंबर 153 वाले एपीआईसी नंबर में निर्मला देवी की उम्र 48 साल है, जबकि बूथ नंबर 257 वाले एपीआईसी नंबर में उनकी उम्र 45 साल है। गलत तरीके से हो भी सकता है कि रसूख का इस्तेमाल करते हुए 2 वोटर आईडी बने हो, लेकिन पूरी तरह से घालमेल है, इतना तय है। तेजस्वी ने सवाल उठाए, चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया। इधर मुजफ्फरपुर की मेयर को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है। निर्मला देवी को अब 16 अगस्त शाम 5 बजे तक जवाब देने का आदेश दे दिया गया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए, एक ही विधानसभा क्षेत्र में 2-2 वोटर आईडी, 2 अलग बूथों पर वोटर कार्ड। तेजस्वी के खुलासे के तुरंत बाद ये एक्शन लिया गया है। हालांकि विपक्ष तो अब इस पर भी चुटकी लेगा। तेजस्वी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर इतने आरोप लग गए, बावजूद इसके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने नहीं की, कोई जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा। और अब निर्मला देवी को लेकर जब दावा किया गया और 2-2 वोटर आईडी निर्मला देवी के साथ साथ दोनों देवरों की भी बताई गई, तब जाकर चुनाव आयोग ने इस मामले में सख्ती दिखाई है। बीजेपी की बड़ी नेता कही जाती हैं निर्मला देवी, और इस बार चुनाव लड़ भी सकती हैं, टिकट मिल सकता है। और अब चुनाव आयोग ने 16 अगस्त शाम 5 बजे तक जवाब देने के लिए कहा है। इस पूरे मामले को लेकर सियासत लगातार गरमा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रही है, बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के तमाम आरोपों को लेकर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर हार के बाद में कांग्रेस नया बहाना ढूंढती है। ईवीएम और चुनाव आयोग से लेकर हर संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाए जाते हैं। बिहार चुनाव पास देखकर कांग्रेस फिर यही कर रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस आयोग पर सवाल उठा रही है, उससे ये तो साफ है कि वो साफ तौर पर देश की जनता का अपमान कर रही है। कांग्रेस देश को वोटरों को नीचा दिखाने का काम कर रही है। अनुराग ठाकुर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हारते हैं तो इल्जाम चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगा देते हैं। इनकी हालत ठीक वैसे ही है कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। कांग्रेस ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव हरवाया था, यह आरोप भी लगा दिया और कह दिया कि चुनावी भ्रष्टाचार की जो नींव है वो कांग्रेस ने 1952 में ही रख दी थी। कांग्रेस ने सीपीआई के साथ मिलकर अंबेडकर को हराया था। रिकॉर्ड में ये सभी बातें हैं, रिकॉर्ड में है कि 74,333 वोट उस दौरान खारिज कर दिए गए थे, जबकि डॉक्टर अंबेडकर मात्र 14,561 वोट से हारे थे। कांग्रेस ने तो संविधान निर्माता और दलित नेता को पहले चुनाव में ही निपटाने की कोशिश रखी। ये तमाम बातें उन्होंने कही, यानी कि 1952 का जिक्र कर दिया, 18 पेज की याचिका का जिक्र कर दिया, संविधान निर्माता यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र कर दिया। अनुराग ठाकुर ने इस दौरान रायबरेली के कुछ आंकड़े भी गिनाए। उन्होंने कहा कि एक ही घर में 47 डुप्लीकेट वोटर्स हैं। मोहम्मद कैफ नाम के जो शख्स है, उन्होंने बूथ नंबर 83, बूथ नंबर 151 और बूथ नंबर 218 पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है। रायबरेली में 47 वोटर आईडी मकान नंबर 189 के पोलिंग बूथ 131 पर रजिस्टर्ड हैं। उनके नाम मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद कासिम, साफिया आदि हैं। ऐसा ही कुछ हाल पश्चिम बंगाल का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा रायबरेली में भी ऐसा है, पश्चिम बंगाल में भी ऐसा है, जहां पर डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर मकान नंबर 0011 पर कई मतदाता रजिस्टर हैं। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय, जिन्होंने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दावा किया कि सोनिया गांधी का जो वोटर आईडी कार्ड है उन्हें देश की नागरिकता मिलने से पहले ही मिल गया था, यानी कि सोनिया गांधी जिस वक्त देश की नागरिक भी नहीं बनी थी उससे पहले ही उन्हें वोटर आईडी मिल गया था। ये जो तमाम आरोप प्रत्यारोप हैं ये लगातार चल रहे हैं। एक तरफ अनुराग ठाकुर कुछ बोलते हैं, उधर तेजस्वी यादव कुछ बोलते हैं, राहुल गांधी के भी बोल सामने आ रहे हैं। उधर अमित मालवीय ने एक नया दावा करके ऐसा लग रहा है कि इस मामले को और ज़्यादा हवा दे दी है।
राहुल गांधी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी के आरोपों पर अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया और अनुराग ठाकुर ने सिर्फ यहीं पर रुके नहीं, उन्होंने रायबरेली का जिक्र किया, उन्होंने पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया, डायमंड हार्बर सीट का जिक्र किया और उन्होंने बता दिया कि ये सब कुछ जो धांधली है वो पहले से हो रही है। अब ये आरोप प्रत्यारोप के बीच में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बिहार चुनाव का वक्त भी नजदीक आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये मामला अभी और ज्यादा गर्माएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ऐसा लग रहा है एसआईआर का जो मसला है ये जानबूझकर से राजनीतिक टूल देने की कोशिश है, ये वोटर फ्रेंडली है, वोटर विरोधी कहीं से लगता नहीं। अब ये जो मामला है ये लगातार टूल पकड़ रहा है, इसमें बीजेपी की तरफ से भी बड़े चेहरे और इंडिया अलायंस की तरफ से भी बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं और इसमें अलग अलग तथ्य अब दिए जा रहे हैं। बात बिहार की थी, बिहार से लेकर दिल्ली तक पहुंची, यानी कि सड़क से लेकर संसद तक पहुंची और अब बिहार के साथ साथ जब बीजेपी ने जवाब दिया है तो सोनिया गांधी का वोटर आईडी याद आ गया। सोनिया गांधी के साथ साथ रायबरेली में वोटर्स की संख्या और एक घर में से तमाम वोटर्स के सामने आने की बात सामने आ गई और फिर पश्चिम बंगाल में भी डायमंड हार्बर सीट का जिक्र किया और ये बताया कि कैसे यहाँ वोटर्स गलत तरीके से जोड़े जाते हैं। साथ ही अनुराग ठाकुर ने यह भी कह दिया कि जब जब कांग्रेस हारती है, ये रिकॉर्ड है कि फिर वो आरोपों के साथ में आती है और यहाँ भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस हारने वाली है और इसीलिए पहले से ये बहाने बनाए जा रहे हैं, यानी कि बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी एक तरीके से भविष्यवाणी भी कर रही है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर भी सवाल हैं और चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव ने भी कहा कि इतने आरोप लग रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से कोई सवाल करते हुए ये भी पूछा जा रहा है कि कोई भी जवाब आखिर क्यों चुनाव आयोग ने नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की है। इधर अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि ये हार की हताशा है जो कि पहले से विपक्ष को परेशान करने में लग गई है। बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स हैं। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं, पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें और उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। अगर 90 बार किसी के नेतृत्व में चुनाव हारने का रिकॉर्ड है तो श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हारे हैं और पार्टी के अंदर भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होते हैं। अब जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो कभी वोटर्स पर ठीकरा फोड़ते हैं और यही नहीं, आप अनेकों उदाहरण देखिए। जब कांग्रेस ने कहा ईवीएम इज रिग्ड फॉर बीजेपी, ईवीएम मशीन की हेराफेरी कांग्रेस कहती रही। फिर उन्होंने कहा ईवीएम बैन करो, बैलेट पेपर को वापस लाओ। फिर अगला चुनाव हारे कहा ईवीएम्स को रिमोटली हैक्ड किया जा सकता है। फिर कह दिया वीवीपैट 100% चेक सुनिश्चित करो। हर हार के बाद कांग्रेस ने नया बहाना ढूंढने का काम किया। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन आरोप ईवीएम इलेक्शन कमीशन से लेके संवैधानिक संस्थाओं पे बार बार लगाते रहे और अब बिहार चुनाव हारता देखकर कांग्रेस पहले ही विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने में लगी है। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और अनुराग ठाकुर ने एक तरीके से भविष्यवाणी कर दी है कि जब जब कांग्रेस हारती है, विपक्ष हारता है, तो फिर वो चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर अलग अलग वजहों से ठीकरा फोड़ते हैं और ये हताशा जो है हार की वो अभी से नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर पक्ष न पीछे है न विपक्ष पीछे है, आरोपों की बौछार हो रही है। उधर बीजेपी सफाई में बातें कर रही है, सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो भी सामने आ गए हैं इस पूरे मामले को लेकर। चूंकि सर का मामला अब बिहार तक सीमित नहीं है, बिहार से दिल्ली तक, और बीजेपी के जवाब में अब तो रायबरेली और पश्चिम बंगाल का जिक्र भी हो रहा है। इस पूरे मामले पर सचिन पायलट और रामदास आठवले को भी सुन लीजिए। इसमें राहुल जी ने जो प्रमाण दिया है
वोटों की गड़बड़ी का, उसका स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। निर्वाचन आयोग उल्टा बीजेपी को सामने कर रहा है, ये गलत है। और हम लोग जनता को जागरूक करेंगे तो वोट की चोरी हो रही है, इसको रोकना पड़ेगा, पारदर्शिता लानी पड़ेगी, वोटर लिस्ट देनी पड़ेगी। तो निर्वाचन आयोग का जो मुखिया है उसका चयन कैसे होता है, सब बदल दिया। अमित शाह और मोदी जी बैठ के चुनाव करेंगे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का, तो कैसे पार पड़ेगी। और हम चाह रहे हैं पारदर्शिता हो, सफाई से काम हो, हर एक वोट प्रमाण के साथ वोट डालने का अधिकार है वो मिलना चाहिए। इन्होंने मतलब लोकसभा के इलेक्शन में 2024 में इन्होंने बहुत गलत प्रचार किया था। तो अगर इनको प्रोटेस्ट करना है तो करे, लेकिन नैरेटिव पैदा करने का काम कर रहे हैं, नेगेटिविटी की भूमिका लोगों के सामने रख रहे हैं और इनके पास कोई दूसरा विषय नहीं है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को घेरे में लेने का काम चल रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने साफ बोला है कि इसमें कोई गलती नहीं है। एक वोट होता है, एक वोटर होता है, उन्होंने एक जगह पर वोट देना चाहिए। 2 जगह पर वोट देता होगा तो अच्छी बात नहीं है। दूसरा, जो लोग डेथ है, ऐसे भी अनेक लोगों के, लाखों लोगों के नाम लिस्ट में होते हैं, तो इसीलिए मतलब उनको भी मतलब वहां से निकालना चाहिए। एसआईआर को लेकर टकराव बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि साफ कर दिया कि वोटर फ्रेंडली है, इस पर बेवजह की राजनीति ना हो। लेकिन ये तय समझिएगा, जिस तरीके से सड़क से संसद तक में मामला गूंज रहा है, आगे और ज्यादा बढ़ेगा। जो अपडेट होगा आगे पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटे।